यस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेटल ऑक्साइड्स के बारे में, क्योंकि मेटल एंड मेटल के कंपाउंड्स, धातु और धातुओं के यौगिकों से रिलेटेड टॉपिक में धातु के ऑक्साइड्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर उन ऑक्साइड के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हम इन ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, जनरली धातुएं ऑक्सीजन के साथ धात्विक ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं ऑक्सीजन गैस के साथ अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो जैसे कार्बन को आप क्या मानते हो? कार्बन को मानते हो अधातु। लेड को क्या मानते हो? लेड को मानते हो आप धातु। तो जैसे लेड है Pb एंड O2 के साथ ये क्या बनाता है? PbO, लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। बैलेंस करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करें अधातु की तो कार्बन एंड O2 ये क्या बन जाते हैं? CO2। कोई ज़रूरी नहीं है सबके आगे O ही आए, O2 भी आ सकता है। कार्बन हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? CO। इन सब को हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। जो धातुओं के साथ ऑक्सीजन मिल जाए वो तो धात्विक ऑक्साइड, और अधातुओं के साथ ऑक्सीजन मिल जाए वो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। तो हम इन्हीं से रिलेटेड इनके क्लासिफिकेशन है, जो धात्विक ऑक्साइड है ना उनके, तो उनकी हम बात करते हैं। यहाँ क्लासिफिकेशन का यानी वर्गीकरण के दो आधार है। एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सब ऑक्साइड्स होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड मतलब जिनमें O या O2 लगा हुआ होता है। परऑक्साइड जो होते हैं तब उस केस में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसमें होता है वो परऑक्साइड होता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड HOOH, ठीक है। और एक तीसरी कैटेगरी होती है सब ऑक्साइड। चूँकि 10th लेवल पे ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किस तरह से किया हुआ है? बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड एक है एसिडिक ऑक्साइड। यानी बेसिक ऑक्साइड को हम हिंदी में कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड। एम्फोटेरिक को, वैसे एम्फोटेरिक भी लिखा हुआ है, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो उभयधर्मी, हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी। और अम्लीय का होगा, एसिडिक का हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। ये है अम्लीय ऑक्साइड। तो इनके वर्गीकरण का क्या आधार है, एक बार हमारे समझ में आएगा तब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे। बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो H2O के साथ रिएक्शन करके और बेस देते हैं, क्षार देते हैं। सर क्षार देखो, एक होता है ऑक्साइड, ठीक है, एक तो होता है ऑक्साइड और एक होता है हाइड्रोक्साइड। जो ऑक्साइड है ना उन कंपाउंड में या तो O2 मिलेगा यानी O2 माइनस आयन होता है, और हाइड्रोक्साइड होता है उनमें OH माइनस आयन होता है। तो डेफिनेटली ऐसे कंपाउंड जिनमें OH हो वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे बेस होते हैं। मेटल के साथ स्पेशली अगर OH होता है, OH हो चाहे OH होल ट्वाइस हो धातु के साथ, तब वो सारे के सारे क्षारीय होते हैं। तो यहाँ धातु कौन है? सोडियम और OH जुड़ा हुआ है। सबके साथ OH जरूरी नहीं है कि वो क्षारीय हो। जैसे HOH, H2O को हम ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन ये क्या नहीं है? क्षार नहीं है। जो धातुओं के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो निश्चित रूप से क्षार होते हैं। क्षार और अम्ल के अलग अलग लक्षण बताए जाते हैं जनरल साइंस में। लिटमस पत्र के व्यवहार के आधार पर जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्षार, जो नीले को लाल कर देते हैं वो अम्ल। तो बाकी उसके डिटेल में नहीं जा रहे, तो हम कह रहे हैं इन्हें क्षारीय ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं? ये ऑक्साइड, इसका क्राइटेरिया रासायनिक दृष्टि से क्या है?
जल के साथ जो ऑक्साइड अभिक्रिया करके और क्षार देते हैं उन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि सारे के सारे धातुओं के ऑक्साइड क्या हो, वो क्षारीय ही हो। अब ये ऑक्साइड तो जल में घुलता है, लेकिन कुछ ऑक्साइड होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जैसे उन ऑक्साइड का एग्जाम्पल मैं दूं जो जल में नहीं घुलते हैं, वो है टाइटेनियम का ऑक्साइड, बिस्मिथ का ऑक्साइड, थोरियम का ऑक्साइड। सर ये ऐसे कैसे ऑक्साइड है? देखो इन पे जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज वाला अंक ऑक्सीजन के पास चला जाता है और ऑक्सीजन के चार्ज वाला अंक इनके पास आता है। तो हमेशा ही धातुओं के आगे अगर वो एक से ज़्यादा चार्ज वाली है, जैसे Na के पास तो क्या होता है, एक हो चाहे एक से ज़्यादा चार्ज वाली हो, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 2। तो जो भी धातु होगी ना, जो भी धातु होगी उस धातु के पास में यहाँ क्या लगा हुआ होता है, 2 लगा हुआ होता है। अब यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अगर आप बात करें थोरियम की और बात करें O2- की, ठीक है, हम ये मान लें थोरियम यहाँ 4+ में है, तो ये इधर और ये इधर, तो इसको आप चार्ज को इधर लाओ TH2O4, तो हम इनका सरल अनुपात लिखते हैं। इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा, THO2, इसलिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये मैंने धातुओं के ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इस बारे में भी बताया, साथ में ये भी बताया ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वो है बेसिक ऑक्साइड। अब देखो ये तो जल के साथ घुलकर क्षार देता है, ये एक क्षारीय ऑक्साइड की पहचान। दूसरी, कुछ जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, उनके एग्जाम्पल है ये, वो अम्लों के साथ रिएक्शन करके और क्या देते हैं, वो सॉल्ट देते हैं। यानी इन्होंने अभिक्रिया किसके साथ करी, अम्लों के साथ। यानी क्षारीय ऑक्साइड का दूसरा लक्षण क्या है, जो अम्लों से रिएक्शन करे वो ऑक्साइड भी क्षारीय, जो जल से अभिक्रिया करके क्षार दे वो ऑक्साइड भी क्या है, क्षारीय। ये क्षारीय, ये क्षारीय, ये क्षारीय और ये क्षारीय, ठीक है। ऐसे ही एक तीसरा वर्गीकरण और है, अगर आप किसी धातु के एक से ज़्यादा ऑक्साइड हो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे क्रोमियम का ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है और ये भी ऑक्साइड है, तो जिसमें ज़्यादा ऑक्साइड होते हैं वो तो होता है अम्लीय, और जिसमें कम ऑक्सीजन होते हैं वो होता है क्षारीय। तो CrO, Cr2O3 और CrO3, इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो CrO तो होगा क्षारीय और CrO3 हो जाएगा अम्लीय, और जो दोनों के बीच में होता है उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक या उभयधर्मी, ठीक है। यानी यहाँ इनके ऑक्सीकरण अंक के आधार पर, अब सर आप कहोगे कि सर यहाँ ऑक्सीजन दोनों में 3-3 है, 3-3 है, लेकिन यहाँ ये 3 ऑक्सीजन 2 के हिस्से में आए, ये 3 ऑक्सीजन 1 के हिस्से में आए। यानी जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे धातु के पास, वो धातु ऑक्साइड उतनी ही क्या चली जाएगी, वो अम्लीय प्रकृति में चली जाएगी। ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। हालांकि ये यहाँ पर क्षारीय है, लेकिन इनकी आपस में अगर तुलना करें तो ये क्षारीय, ये उभयधर्मी और ये अम्लीय। ऐसे Pb और PbO2 का अगर आप कंपैरिजन करें तो वो क्या हो गए, वो ये तो अपेक्षाकृत क्षारीय और ये अपेक्षाकृत अम्लीय। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो ये सब के सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो क्षारीय कैटेगरी में आ रहे हैं। क्रोमियम का एग्जाम्पल पूछने लायक है, Cr2O3 तो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक, और CrO क्या हो जाएगा, वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो अब दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करें उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आप इस लेवल पर इन ऑक्साइड के केवल फॉर्मूले याद रख लो, जैसे लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये कुछ मेन ऑक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इनका केवल ध्यान रखना ही यहाँ अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम के रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देखो इसने HCl से भी रिएक्शन कर ली और OH- से भी रिएक्शन कर ली। आप NaOH लिख दो चाहे OH- लिख दो, एक ही बात है। तो ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, क्षार से भी अभिक्रिया करता है, भले ही यहाँ पे कुछ भी बनो। वैसे यहाँ लवण बनता है, ये लवण बन गया, ये लवण बन गया। तो इसने जब इस अम्ल से अभिक्रिया करी तो क्षार की तरह, इसने क्षार से अभिक्रिया करी तो अम्ल की तरह व्यवहार किया, यानी जो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ऐसे ही PbO भी क्या है,
देखो एक तरफ ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है, दूसरी तरफ ये क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है। OH माइनस को क्षार माना जाता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कोई धातु आयन इससे जुड़ा हुआ होता है। तो जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड में से आप इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये आप मान सकते हो। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड, ये वो ऑक्साइड होते हैं जो क्षारों से अभिक्रिया करते हैं, क्षार से अभिक्रिया करके और जो प्रकृति प्रदर्शित करते हैं वो एसिडिक। जनरली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नॉन मेटेलिक का मतलब है, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर कि पीरियोडिक टेबल में मोस्टली इस साइड में क्या आते हैं, नॉन मेटल आते हैं, और इस साइड में क्या आते हैं, मेटल आते हैं। ये बता रखा ना मैंने। ये देखो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, अधातु। तो ऑक्सीजन इनके साथ अगर किसी के साथ है वो सारे अम्लीय होंगे। ऑक्सीजन इनके साथ है तो वो मोस्टली क्या है, वो क्षारीय होंगे। लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम, जैसे बेरिलियम, ठीक है, जैसे लेड, इसमें लेड कहा गया, ये रहा लेड, लेड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ये कुछ आप चीज़ें ध्यान रखो। इनके जो ऑक्साइड होंगे ना वो क्या होंगे, वो उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। और इनके ऑक्साइड जैसे CO2 है, NO है, NO2 है, इन सब को आपको क्या मानना है, अम्लीय मानना है। तो हम चलते हैं अपने उस टॉपिक की ओर जहाँ है अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो अब इनमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको CO2, NO2, SO2, Cl2O। आप ये देख लो जो भी पी ब्लॉक के तत्व है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये तो देखो पिछले आप वाला वीडियो आप इजीली देखोगे तो उसमें मैंने धातु और धातुओं के यौगिकों के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अम्लीय ऑक्साइड है। तो बोरोन के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, सल्फर के, कार्बन के, ये सारे के सारे ऑक्साइड क्या है, वो अम्लीय ऑक्साइड है। इसके अलावा एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, SiO2 सिलिका, जिसे रेत कहते हैं। ये अब हमने कहा वो जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, अम्ल देते हैं, वो क्या हो गए, जैसे हमने उधर कहा था जो जल के साथ अभिक्रिया करके और क्षारीय पदार्थ देते हैं, क्षार देते हैं, उन्हें तो बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। और जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल, इसे बोरिक अम्ल कहते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसे फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल दे उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे SiO2 एक ऐसा ऑक्साइड है जो जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो वो क्या देगा, वो किससे अभिक्रिया करेगा, वो क्षारों से अभिक्रिया करेगा। यानी जिसकी जो प्रकृति होती है उसके विपरीत अभिक्रिया करते हैं। अम्लीय प्रकृति है तो वो क्षार से अभिक्रिया करेगा, और क्षारीय प्रकृति है तो वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो इस वजह से ये क्षार से अभिक्रिया करने के कारण किस तरह की नेचर शो करता है, ये अम्लीय प्रकृति शो करता है, ठीक है। ऐसे ही अब इसके बाद में जैसे N2O3, N2O5, SO2, SO3, जब एक ही तत्व के 2 या 3 ऑक्साइड आपको एग्जाम में दे दिए जाए और उनमें आपको अंतर करना हो कि कौन सा ऑक्साइड तो क्या है, अम्लीय, और कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है, तो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक के हिस्से में जितने ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहे हैं वो तो क्या होगा, वो तो होगा अम्लीय, और जहाँ ऑक्सीजन कम है वो होगा क्षारीय। अब अगर आप N2O3 और N2O5, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन, इन दोनों की अगर तुलना करें तो N2O3 क्या है, N2O3 तो होगा अपेक्षाकृत क्षारीय, और N2O5 क्या होगा, अपेक्षाकृत अम्लीय, ठीक है। ऐसे ही SO2 और SO3 का अगर आप कंपैरिजन करें तो SO2 क्या होगा, अम्लीय, और SO3 अम्लीय होगा और SO2 अपेक्षाकृत क्षारीय होगा। यानी दो का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन वाला अम्लीय और कम ऑक्सीजन वाला क्षारीय। इसके अलावा न्यूट्रल ऑक्साइड आता है, ये आपको बात ध्यान में रखने वाली है। इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जो हास्य गैस के नाम से भी जानी जाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये
सारे तीनों ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह यहाँ ऑक्साइडों की श्रेणियाँ हो गई अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड। इनके एग्जाम्पल आपके बहुत काम में आने वाले हैं अगर धातुओं के ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इसमें से पहला एक एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है। तो हमने तत्वों को वर्गीकृत किया धातु, अधातु और उपधातु। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में 3 ही वर्गीकरण है, इस साइड में धातु, इस साइड में अधातु और बीच में ऐसे डायगोनल पे ऐसे उपधातु। तो यहाँ कौन सी श्रेणी नहीं है, हमने वर्गीकरण का हिस्सा किसको नहीं माना है, हमने धातु क्रम को नहीं माना है। धातु क्रम एक प्रक्रिया होती है जिससे शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। नहीं है बी। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, कई बार यहाँ प्रतिक्रिया शब्द लिख दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इंग्लिश वर्जन देख लें, ये है रिएक्शन। तो जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या नहीं बनेंगे, धातु ऑक्साइड कैसे बनेंगे बताओ। जब है ही अधातु तो धातु ऑक्साइड कैसे बनेंगे, तो इसका राइट आंसर ये है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं कहलाते हैं। ये धातुओं का क्वेश्चन है। तो ऋणायन कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस में होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है धातुओं में। तो इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है अधातुओं में, इसका राइट आंसर होगा अधातु। ऐसे ही निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। तो एम्फोटेरिक देखो सीधा का सीधा एम्फोटेरिक लिख दिया, तो कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एम्फोटेरिक उभयधर्मी को कहते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है। अभी आपने उन एग्जाम्पल्स में देखा PbO, ZnO, ये कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। CrO3 ज़्यादा ऑक्सीजन वाला अम्लीय, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय, तो ये दोनों अधातु है, ये अधातु है। क्षारीय भी नहीं पूछा इसने, एम्फोटेरिक पूछा है, ठीक है। तो आपको अगर इनकी प्रकृति पता चल गई तो एम्फोटेरिक नहीं भी पता तो फिर राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए, मतलब एक टेबल से आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि ये जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक। इस वर्ग के तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। Al2O3 क्या है, एक एम्फोटेरिक है, ये एक ही आवर्त है किसका, आवर्त सारणी का। SiO2 पी का, सल्फर का और क्लोरीन का, ये तीनों ऑक्साइड की श्रेणी में आएंगे, तीनों ऑक्साइड एसिडिक श्रेणी में आएंगे। तो ये एक छोटा सा टेबल से आपको एग्जाम्पल से बताया हुआ है कि अगर Al2O3 आए तब भी आपको एग्जाम में एम्फोटेरिक Al2O3 बता देना है। PbO है, ZnO है, वैसे भी आपने क्लियर कट देखा होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिनमें एम्फोटेरिक है। इधर वाले क्षारीय हैं और इधर वाले जनरली अम्लीय होते हैं। ऑक्सीजन के बेसिस पे 2 में कंपैरिजन करें तो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन वो अम्लीय, जिसमें कम ऑक्सीजन वो क्षारीय। नेक्स्ट हम अगर बात करें, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, मैग्नीशियम मैंने कहा जो धातु के साथ अगर OH जुड़ जाता है वो किस प्रकृति का होगा, वो क्षारीय प्रकृति का। तो यहाँ इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। ये कुछ अलग क्वेश्चंस है, उनको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले ये देख लेते हैं। विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संगठन है। जो विरंजक चूर्ण होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOH होल ट्वाइस CaCl2.2H2O, यानी इसमें ये और ये तीनों होते हैं, ठीक है, और 2H2 होता है। ये पूरे विरंजक चूर्ण का एग्जाम्पल है, फॉर्मूला है एक तरह से। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो सक्रिय संगठक है वो क्या है, CaOCl2। राइट आंसर इसमें क्या होगा, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं इसे। लेकिन इसमें ये भी होते हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है विरंजक चूर्ण में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में ये और ये दे दिए, चौथा कोई
नेक्स्ट ऑप्शन आ गया तो आपको टिक करना है। इस तरह से भी विरंजक चूर्ण का एग्जाम्पल बन सकता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु हैं। देखो, परमाणु उपस्थित होने के लिए आपको थोड़ा सा मोल की अवधारणा पता होनी चाहिए। मोल की अवधारणा का मैंने अलग से टॉपिक वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मोल की अवधारणा के लिए आपको विभिन्न प्रकार के परमाणु है तो परमाणु भार, और अणु है तो अणु भार का पता होना जरूरी है। देखो, अणु भार पता करने के लिए पहले आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। हीलियम, यहाँ कितने प्रकार के परमाणु हैं? 3 प्रकार के। हीलियम है, सोडियम है और कैल्शियम है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, सोडियम का होता है 11 और कैल्शियम का होता है 20। अगर आप इनके परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार लगभग डबल होता है, आपको अगर पता भी नहीं हो तो। इसका है 4, इसका है 23 और इसका होता है 40। अब मोल क्या होता है? मोल का एक सीधा सा फॉर्मूला देख लेना। मोल होता है ग्राम में क्वांटिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उससे मोल आ जाता है। सर मोल का क्या फ़ायदा होगा? अभी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ अगर आप बात उसकी करें हीलियम, सोडियम और कैल्शियम की, हीलियम 4 और 12 है और सोडियम 46 है और कैल्शियम 40 है। जस्ट ए मिनट। हीलियम, सोडियम, कैल्शियम। कैल्शियम इतना दिया हुआ है, सोडियम इतना दिया हुआ है, हीलियम इतना और इतना दिया हुआ है। इन ऑप्शन में कह रहा परमाणु किस में ज़्यादा, तो सबसे पहले मोल निकालो इनके। मोल किसके? कैल्शियम के। मोल किसके? हीलियम के। मोल किसके? हीलियम के। मोल किसके? सोडियम के। अगर हम कैल्शियम के मोल की बात करें तो कैल्शियम का यहाँ ग्राम में क्वांटिटी है 0.40 और मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। अब यहाँ पे ये कितना आएगा? सो नीचे आ गया ना, तो ये आ गया 0.01 आ गया शायद, 0.01। ठीक है। यहाँ एक हीलियम जो 4 ग्राम वाला है तो 4/4 ये आ गया 1 मोल। ये मोल देखो, जितने ज़्यादा मोल आएंगे ना उतने नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उतने ज़्यादा परमाणु होंगे, उतने ज़्यादा अणु मानेंगे। क्यों? मैं आपको एक परिभाषा बताऊंगा। ये 1 मोल हीलियम कितना है? 12 ग्राम है और इसमें 4 का भाग दिया, ये 3 मोल। यहाँ सोडियम कितना है? 46 है और ग्राम में, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है ये, तो 2 मोल आ गया। सबसे ज़्यादा मोल किसके? उस हीलियम के जो 12 ग्राम लिया हुआ है। तो 1 मोल में अवोगाद्रो ने कहा अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या फिक्स होती है 0.22 × 10⁻23। तो यहाँ इसके 3 मोल है तो इसको 3 से गुणा कर दो, यानी सबसे ज़्यादा 12 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या होगी। तो अपने उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 ग्राम हीलियम, इसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो ये अपना इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो जिप्सम का तो होता है CaSO4 और ये होता है CaSO4 होता है ना, और ये CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है। मैंने इससे पहले आपको बता रखा है स्लाइड्स में कि एक टेबल बताई थी कि ये आपके लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड को तो ब्लीच कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 CaCl2 CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कहा था हेमीहाइड्रेट होता है हाफ H2O। ठीक है। और ये होता है 2H2O जिप्सम 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस
हाफ H2O। और ये विनेगर सिरके का फॉर्मूला होता है CH3COOH। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीसिया होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये टेबल है, ये काम की टेबल है, ये आपके काम में आ सकती है। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड आपको पूछ सकते हैं। तो इस तरह हमने डिफरेंट जो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है उनकी बात करी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।